ऑलराइट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच इज रिलेटेड टू लामीज थ्योरम। आपको एक सिस्टम दिख रहा है, सिस्टम में क्या बोला है कि जो टेंशन है केबल ए बी में जो केबल है इसकी टेंशन का हमें बताना। तो पहले टेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेंशन है दैट इज T1। तो अगर जो ये पुली है, दिस इज पुली, तो टेंशन थ्रू आउट द, और जो स्ट्रिंग है दैट इज मासलेस। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस स्ट्रिंग इज मासलेस। तो टेंशन है थ्रू आउट द पुली, थ्रू आउट इट्स लेंथ ना, इट विल बी सेम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज T1। ये T1 है, तो T1 किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 120। T1 विल बी इक्वल टू 120। सेकंड है दैट इज T2। यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, दिस इज T2। T2 विल बी इक्वल टू 80। यहाँ पे T3 होगा, दैट इज इक्वल टू T3। यहाँ पे क्या होगा, T4, किसी भी डायरेक्शन में T4। और यहाँ पे क्या होगा, दैट विल ऑल्सो बी T5। राइट, इट्स हिंज फ्रॉम हियर। सो दीज आर द टेंशन जो हमने इसकी ड्रॉ कर ली है। T1 की वैल्यू पता चल गई, T2 की वैल्यू पता चल गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम। तो बेसिकली लामीज थ्योरम में क्या यूज करते थे हम, ये वहां की मैं बता रहा हूँ आपको। लामीज थ्योरम में क्या लिखते थे हम, दैट इज P फोर्स साइन अल्फा, Q फोर्स साइन बीटा एंड R फोर्स साइन गामा। ठीक है, ऐसे लिखते थे हम। तो यहाँ पे हमारे को एंगल चाहिए होते थे, हर एक फोर्स का हमें एक एंगल चाहिए होता था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे भी हम इसी लेमीज थ्योरम से अगर जिसको डील करना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकी पहली डायरेक्शन आउटवर्ड बनाओ। अब हम इस रिंग की देख रहे हैं ना, तो हम इसकी आउटवर्ड बनाएंगे, इसकी भी आउटवर्ड बनाएंगे, और इसकी तो आउटवर्ड है ही। क्योंकि लामीज थ्योरम क्या बोलता है, जितनी भी फोर्सेज हैं दीज आर द फोर्सेज ना, आप ये समझो कि जो टेंशन है दीज आर द फोर्सेज, और हमें एंगल बताने हैं। तो एंगल बिटवीन T1 एंड T2 इज 90 डिग्री, ये तो पता ही है ना आपको 90 डिग्री। और ये भी क्या है, अगर जब मैं इसका सीधी डायरेक्शन में लूँ तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री है, और इसको मैं एज अ अल्फा ट्रीट करूँ, इस एंगल को मैं एज अल्फा लिख दूँ, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस अल्फा। राइट, और ये इंटायरली ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस अल्फा। हो जाएगा कि नहीं। तो लामीज थ्योरम में ये तीन फोर्सेस को हम अलग से बनाते हैं। तीन फोर्सेस को अलग से कैसे बनाएंगे, दीज आर द रिंग, इस रिंग से पास होने वाली कितनी फोर्सेस हैं आउटवर्ड, एक तो इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये क्या हो जाएगा, T1 दैट T2 इट इज 80। ये क्या हो जाएगा, T1 वो कितना था, 120 था ना, ओके 120 है। एंड दिस इज T3। T3 इज अननोन, हमें T3 नहीं पता, और ये एंगल अल्फा भी नहीं पता। लेकिन ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, 90 प्लस अल्फा। राइट, ये पूरा एंगल कितना है, 90 प्लस 1 अल्फा। और ये क्या है, दिस इज 180 माइनस अल्फा, है कि नहीं। ऊपर मैंने माइनस 1 लिख दिया 90 के साथ, प्लस अल्फा। राइट, तो साइन रूल यहाँ पे लिखा देते हैं, अकॉर्डिंग टू साइन रूल वी कैन से T1, ये सारी फोर्सेज है, T1 के सामने वाला क्या है, साइन 90 प्लस अल्फा। T2, दिस इज T2 के सामने वाला क्या है, दैट इज 180 माइनस अल्फा। और यहाँ पे क्या है, साइन 180। और क्या है, T3 के सामने वाला क्या है, दैट इज 90। ये तो 1 ही हो गया, ठीक है, साइन 90 ना, साइन 90 इज 1। तो साइन 90 प्लस अल्फा क्या होता है, साइन 90 प्लस अल्फा क्या होता है, दैट इज कॉस अल्फा। और साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, दैट इज साइन अल्फा एंड T3। राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 क्या था, T1 है 120, और इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ और इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 10 अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी 10 इनवर्स ऑफ 120 अपॉन 80, विच कैन बी रिटन एज, अल्फा कितना हो गया, 33.69। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, दैट इज 33.69। राइट, अगर जब हमें अल्फा की वैल्यू आ गई है तो हम T3 भी निकाल सकते हैं कि नहीं, इसी से हम T3 निकाल सकते हैं। मान लो दिस इज क्या होगी, है T1 क्या है, दैट इज T1 120 है, यस। तो 120 डिवाइडेड बाय cos 33.69 डिग्री इज इक्वल्स टू
T3, तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? T3 विल बी इक्वल्स टू 144.52 न्यूटन। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ T3, राइट। हमारे पास दो आंसर आ गए जिसका हम इस्तेमाल क्या निकालेंगे, किसको निकालने के लिए करेंगे? T4 को निकालने के लिए। अगर जब हमें अल्फा पूछा होता था क्वेश्चन में तो हम अल्फा बता देते, अगर जो T3 पूछा होता तो हम T3 बता देते, राइट। अब हम T4 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? दिस इज T3 और यहाँ पे भी हम सेम साइन वाला लगाएंगे। ये एंगल क्या हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा? अगर जो मैं यहाँ पे एक ये वाली लाइन लगाऊं तो जो ये अल्फा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अल्फा ना, अगर जो ये अल्फा है एंगल, राइट सुनाता हूँ, इफ दिस इज द एंगल अल्फा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? ये एंगल क्या हो जाएगा? इट्स 45 और ये क्या हो जाएगा? इट्स अल्फा, राइट। अगर ये एंगल अल्फा है ना तो दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा। यहाँ पे नहीं पता चल रहा। अभी हमने क्या ड्रॉ किया था? ये सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम क्या है? ये T4 है, यहाँ पे एक रिंग है और यहाँ से क्या है? T5 और यहाँ से आ रहा है T3 और T3 का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल था? अल्फा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? दिस एंगल विल बी आल्सो अल्फा। और ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90, दैट इज 45। बोल सकते हैं कि नहीं हम इसको 45। और ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस विल बी 180 माइनस अल्फा और ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 45, राइट। ये 45 हमें गिवन था क्वेश्चन में, मैंने शायद ड्रॉ नहीं किया है ना। 45 इज बीइंग गिवन, हमें ये क्वेश्चन में दे रखा था कि दिस एंगल इज 45, बट आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सेम साइन रूल लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अप्लाइंग साइन रूल, जिसमें क्या है कि T4 का क्या हो जाएगा? दैट इज 45 क्या हो जाएगा? साइन 45 प्लस अल्फा। अल्फा क्या है हमारे पास? 33.69, 33.69 T4 के सामने वाला, और T5 के सामने वाला कौन सा है? दैट इज साइन 180 माइनस अल्फा। और T3 के सामने वाला कौन सा है? दैट इज साइन 180 माइनस 45। तो T4 क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम आंसर निकाल सकते हैं। T3 के साथ हम क्या लिख सकते हैं? T4 इज इक्वल टू 0.98, इनकी वैल्यूज निकाल दी हमने। अल्फा को पुट करो यहाँ पे 33.69, इन सबकी वैल्यूज निकाल लो। T4 इज इक्वल टू दिस, T5 इज इक्वल टू 0.55 इज इक्वल टू दिस, एंड T3 अपॉन 0.707, राइट। तो जो T4 हो जाएगा, T4 की वैल्यू आएगी 199.39 समथिंग, 39 न्यूटन, which can be approximately written as 200 न्यूटन। तो हमने T4 की वैल्यूज निकाली, राइट। T4 की वैल्यूज विद अप्लाइंग द साइन रूल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में लामी थ्योरम लगानी है। हमें क्या पता ये क्या? रिंग्स, दीज आर द रिंग्स, राइट। लिखा नहीं है यहाँ पे, B and D are very small rings, these are the small rings, ठीक है। जैसे कि आपके हाथ में होती है रिंग, वैसी रिंग्स है ये। और यहाँ पे क्या है? सारे फोर्सेस है टेंशन की वजह से। तो यू कैन अप्लाई द साइन रूल और लेमी थ्योरम को लगा के हम उसके रिजल्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए ये क्वेश्चन रह गया था हमारा, राइट। जहाँ पे हमने ये सब वैल्यूज निकाली और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली आंसर निकाल दिया हमने, राइट। T3 की वैल्यूज तो हमें पता ही है, तो T3 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज 144.52 डिवाइडेड बाय 0.707 मल्टीप्लाई बाय 0.98, राइट। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माय कैलकुलेटर, इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी तो यहाँ पे है, दैट इज 200 न्यूटन, राइट, इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो टॉपिक का नाम लिख लो, दैट इज द डिफरेंट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डिफरेंट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो डिफरेंट सिस्टम इक्विलिब्रियम में दो पढ़ने हमें, दैट फर्स्ट इज टू फोर्सेस इक्विलिब्रियम सिस्टम, two forces equilibrium system, and the second one is three force equilibrium system, equilibrium system। जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, इन सब टाइटल्स के नाम देख लो। यहाँ पे क्या है? टू फोर्सेस, यहाँ पे क्या है? थ्री फोर्सेस। जो आपको याद रखना है ना कि टू फोर्सेस में
ओनली 2 फोर्सेस शुड बी देयर, एंड 3 फोर्सेस में ओनली 3 फोर्सेस शुड बी देयर। पर ये 3 फोर्सेस वाला ना आप कंपेयर मत कर जाना, लैमीज थ्योरम से आप इसे कंपेयर मत कर जाना, इट इज डिफरेंट, ठीक है। ये डिफरेंट कैसे वो मैं बताता हूँ। दे आर द टू कंडीशंस, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कंडीशन में कब आएगा, दो ही कंडीशन हो सकती है। पहली, या तो उसका जो वेक्टर समीशन ऑफ एफ एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0, और द वेक्टर एडिशन ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये दो ही कंडीशन हो सकती है, राइट। अब हमें बात करनी है टू फोर्सेज इक्विलिब्रियम सिस्टम की, राइट। अब हमें बात करनी है टू फोर्सेज इक्विलिब्रियम सिस्टम की। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टू फोर्सेज इक्विलिब्रियम सिस्टम, हम इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज टू फोर्सेज इक्विलिब्रियम सिस्टम, टू फोर्सेज इक्विलिब्रियम सिस्टम। So we can write in this that if only two forces, और वो टू फोर्सेस कुछ भी हो सकती है, तो मान लो मैंने P एंड Q लिख दी, acts on the system, ये दो फोर्सेस किसी एक सिस्टम पे एक्ट कर रही है, एंड द सिस्टम इज इन एन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए दो कंडीशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज फॉर इक्विलिब्रियम, दो कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन है कि वेक्टर समीशन ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, और क्या थी, द वेक्टर समीशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। ये दो ही कंडीशन थी। लेकिन अगर ये दो कंडीशन है तो हमें पता है कि जो फोर्सेज है, जितनी भी फोर्सेज है वो सारी क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो सिर्फ दो ही फोर्सेज है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि वेक्टर समीशन ऑफ इन दोनों का वेक्टर समीशन क्या है, दैट इज पी फोर्स प्लस क्यू फोर्स, दैट कैन बी रिटन एज 0। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और पी फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू फोर्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पी फोर्स एंड क्यू फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और क्या बता सकते हैं, बट ऑपोजिट इन नेचर, इन नेचर और डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिजिड बॉडी है, मान लो ये रिजिड बॉडी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस पॉइंट पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट। अब ये मत पूछना कि आपने ऐसे क्यों लिया, क्यों, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, यहाँ से होंगे तो यहाँ पे भी ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड ऑल्सो दे आर कोलिनियर, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है कि नहीं, इन लोगों की भी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल, 4 न्यूटन, दिस आर द लाइन ऑफ एक्शन, इनकी सेम है। और किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, मान लो इनका रेफरेंस पॉइंट दिस है, तो इनके रेफरेंस पॉइंट से जो इन दोनों का क्या आएगा, टॉर्क, वो भी सेम हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकंड जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन विल बी द टॉर्क, द वेक्टर समीशन ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू 0, राइट। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं बोथ द फोर्सेस मस्ट बी co-linear in action, राइट। सो हमने क्या पढ़ा अभी, टू फोर्स इक्विलिब्रियम सिस्टम। अभी हमने टू फोर्स इक्विलिब्रियम सिस्टम पढ़ा है, जिसमें बोला गया कि ओनली और ओनली, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये देखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली टू फोर्सेस शुड बी देयर, और जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, राइट। नाउ द सेकंड जो है दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में दूसरा सिस्टम कौन सा होगा, दैट इज थ्री फोर्स सिस्टम, राइट। सेकंड विल बी थ्री फोर्स इक्विलिब्रियम सिस्टम, थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम सिस्टम। और मैक्सिमम क्वेश्चंस गेट के लिए यहीं से पूछे जाते हैं, थोड़ा सिविल इंजीनियर गेट के लिए, सिविल इंजीनियर क्या बाकी और भी सब्जेक्ट है उन सब के लिए भी यहीं से पूछे जाते हैं, दैट इज थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम सिस्टम। थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम सिस्टम में क्या होगा, सिमिलरली तीन फोर्सेस होंगे, राइट, जो हमने ऊपर पढ़ा। और ये तीन फोर्सेस क्या है, दीज फोर्सेस शुड, थ्री फोर्सेस acting on the system, and these forces must be in equilibrium। और इन तीन फोर्सेस को इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या क्या चाहिए, फर्स्ट
इक्विलिब्रियम फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है? वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, right, of all the forces is equals to 0, and the vector summation of all the torque acting on about any point must be equals to 0 for three forces to be equilibrium. तो P plus Q plus R should be equals to 0. और important क्या है? For example, this is a plane. ये plane है, मान लो ये plane है, right? ये कोई plane है. इस plane में लगने वाले forces, this is P, ये Q है, ये दो फोर्सेस हैं. और जो तीसरी फोर्स है ना, उसको P और Q को, एंड जो थर्ड फोर्स है दैट इज 3, उनको क्या होना पड़ेगा? उनको को प्लेनर होना पड़ेगा. अगर जो ये R जो फोर्स है, ये मान लो ये प्लेन है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या P प्लस Q प्लस R जो है दैट विल बी इक्वल टू 0? ऐसा हो सकता है क्या? अगर जब मैं फोर्स पॉलीगन बनाऊं तो फोर्स पॉलीगन शुड बी क्लोज्ड, है कि नहीं? जो इनिशियल पॉइंट है वही उसका फाइनल पॉइंट हो जाना चाहिए. तो इसका मतलब ये है, इसको हम अगर लिखना चाहे कि F external should be equals to 0, forces must be coplanar, ऐसा हम लिख सकते हैं. For the forces, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको. Forces, sorry, all the forces must be coplanar, यानी एक ही प्लेन पे लाया करनी चाहिए, in order closed loop polygon, right? तो ये हम लिख सकते हैं. और जो नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, इट शुड बी इक्वल्स टू these all forces should be equals to 0, and thus they all must lie in a one plane. Now the torque की बात करते हैं, तो टॉर्क में इन तीनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है, इट शुड बी सेम. अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेंगे या फिर ये कॉन्करेंट होंगे, तो उसी केस में जो टॉर्क है वो 0 होगा. फॉर एग्जांपल, जैसे ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, और ये फोर्स 3 है, राइट? ये मैं टॉर्क के लिए बता रहा हूँ, F1, F2 एंड F3. दीज थ्री फोर्सेज शुड बी कॉन्करेंट. अगर ये कॉन्करेंट होंगे तो ये इनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से गुजरेगा, और मैं रेफरेंस पॉइंट कोई भी ले लूँ, तो जो इनका आर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सेम इनके जो आर है. और आर क्या था? इज द पोजीशन वेक्टर. यानी टॉर्क निकालते हुए मुझे जब आर पोजीशन वेक्टर और फोर्स एफ होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि दी शुड बी इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो सेम रहेगा. तो इस केस में क्या बोला कि द टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू 0. और ये कब 0 होगा? व्हेन फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट, राइट? तो ये फोर्सेस सिस्टम है. डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की हमने बात की, जिसमें हमने बोला क्या? 3 फोर्स इक्विलिब्रियम सिस्टम. और फिर हमने बात की किसकी? 2 फोर्स इक्विलिब्रियम सिस्टम की. तो इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस करें, राइट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन भाई, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा अंडरस्टैंड होगा, राइट? तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया था क्योंकि इसमें ड्रॉ करने में टाइम लगता है. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है? इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है दिस इज द पी मिनिमम. ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या? ये क्वेश्चन है, मान लो कि तुम्हारी व्हील, गाड़ी की जो व्हील होती है वो किसी गड्ढे में फंस गई है. तो डिच इज बीइंग नोन एज गड्ढा. ये किसी गड्ढे में फंस गई है, और अब हमें क्या चाहिए? पी मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा है. तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द पी मिनिमम. अगर अगर जरा सा भी फोर्स ज्यादा लगा दिया ना, तो ये जो सिलेंडर है या फिर ये जो आपका व्हील है, ये डिच से बाहर आ जाएगा. अगर ये डिच से बाहर आ गया तो सिस्टम किस में हो जाएगा? दैट विल बी इन डायनेमिक. पर हमें तो स्टैटिक में ही रहना है. दैट इज वाई यहाँ पे हमें पी मिनिमम बोला है निकालने के लिए. और दिस इज रोड, ठीक है? तो इसका जो वेट है, इस पूरे सिलेंडर का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो वी कैन राइट दिस इज डब्ल्यू, देख सकते हैं ना, डब्ल्यू. दूसरा, यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है? गिवन इज रेडियस इज 2 मीटर. तो अगर जब मैं इसका रेडियस लूं तो वो 2 मीटर है. दैट इज 2 मीटर. तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 2 मीटर. और हमें क्या दे रखा है? दैट इज द वेट. इस व्हील का जो वेट है दैट इज 1000 न्यूटन, राइट? व्हील, सिलेंडर, कुछ भी बोल लो इसको.
अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा और यहाँ से भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, क्योंकि ये सर्फेस पे है ना, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये हमें दे दिया है 0.5 मीटर। अगर ये 0.5 मीटर है तो ये गैप कितना हो जाएगा, ये गैप हो जाएगा 2 माइनस 0.5 दैट इज 1.5 मीटर। अगर जी ये 1.5 मीटर है और ये 2 है तो दिस होल विल बी कितना, 3.5 मीटर, राइट। इतना तो हम निकाल ही सकते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो कि पॉइंट बी से निकलेगा, है ना, क्योंकि सरफेस पे है तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अभी जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इसके सीजी से पास थ्रू करेगा, दिस इज द नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट बी। ये इसके यहां से बनाना है इसे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत बन रहा है पर यहां से बनाना है आपको इसको। चलो मैं ही बना देता हूँ। ये एक नॉर्मल होगा, इसके पॉइंट बी से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू एन बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन बी लिख सकते हैं ना हम इसको। ये हो गया हमारा एन बी जो कि इस पॉइंट से आएगा। दूसरा, जब ये बॉडी, जब ये सिलेंडर है ना, जब ये सिलेंडर बाहर निकल ही रहा होगा तो उस केस में एक स्लाइडिंग होगी जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, होगी कि नहीं। इस पॉइंट पे एक स्लाइडिंग होगी जो बैकवर्ड डायरेक्शन पे होगी। अगर जी बैकवर्ड डायरेक्शन पे होगी ना तो एक स्टैटिक आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि उसको रोकेगा। तो मान लो कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि बाहर की तरफ को निकलेगा, राइट। ये टेंजेंशियल है, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, राइट। इसको ऐसे ही देख लो आप, है ना, ये टेंजेंशियल टू द सरफेस है दैट इज एफ स्टैटिक। एफ स्टैटिक विल बी लाइक दिस। और ये सी जी है, हमें क्या पता है एक रिजल्टेंट आएगा इनके बीच, आएगा कि नहीं। एन बी और एफ एस एक कॉम्पोनेंट की तरह एक्ट करेंगे, सो वी कैन से कि हम इसका एक रिजल्टेंट ले लेते हैं। और इसका रिजल्टेंट हम क्यों लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, पी मिनिमम, पी मिनिमम एक फोर्सेस है, मैं लिख देता हूँ पी मिनिमम इज द वन फोर्स। दूसरा क्या है, वेट, वेट इज ऑल्सो अनदर फोर्स। और क्या है हमारे पास एन बी है एंड एफ एस है। एन बी और एफ एस जो है तो इसका मतलब हमारे पास फोर्स सिस्टम है, फोर्सेस है। पर हमने तो क्या पढ़ा है, थ्री फोर्सेस सिस्टम ना, तो एनबी और एफएसबी का एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। और बहुत बच्चे ना ये भी पूछेंगे कि वाई हमने एफएस की डायरेक्शन ही बाहर को क्यों लिया, तो मैं बताता हूँ आपको। हमने क्या बोला, दीज फोर्सेज शुड बी कॉन्करेंट। हमने थ्री फोर्स सिस्टम में बोला ना कि दीज फोर्सेज शुड बी कॉन्करेंट, तो इसको नॉर्मली बनाता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत टाइम ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एनबी, ठीक है, जो इसके ओरिजिन से पास कर रहा है, और ये है इसका एफएस। तो कई का क्वेश्चन आता है कि वाई दिस डायरेक्शन, आपने बाहरली तरफ को ही क्यों लिया, आप अंदरली तरफ को भी ले सकते थे। पर मुझे क्या पता है, अब मैं ऊपर डायग्राम पे जाता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि पी मिनिमम की लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ये है और डब्ल्यू की भी यही है। तो जो आर बी है ना उसको गारंटेड जो है बी से निकलते हुए सी पॉइंट तक जाना है। क्यों, क्योंकि ये सब तीन फोर्सेस क्या हो जाएंगे, दीज विल बी कॉन्करेंट इन द फोर्सेस, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम पड़ जाएंगे। अगर ये सेम पड़ेंगे ना तो फिर हम इक्विलिब्रियम सिस्टम मान के इसको चला सकते हैं, राइट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम थ्री फोर्सेस सिस्टम नहीं ले पाएंगे। दैट इज वाई मुझे एफ एस की डायरेक्शन पता था कि वो इस तरफ है। अगर ये एफ एस की डायरेक्शन, मान लो कि एफ एस डायरेक्शन मैंने नीचे को ले ली, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ को आएगा, ये इस साइड को आएगा इसका रिजल्टेंट। बट अगर जब मैं एफ एस की डायरेक्शन इस साइड को लूँ तो मेरे पास आर बी का आएगा, वो इसके कॉन्करेंट हो जाएगा। तो ये तीनों फोर्सेज एक ही पॉइंट से निकलेगी और फिर मैं थ्री फोर्स सिस्टम को इस्तेमाल करके इस पूरे सिस्टम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ये वाला तरीका था, और मैंने एफ एस को इसलिए बाहर को लिया क्योंकि कई लोगों का वो होता है ना कि वाई वी आर टेकिंग एफ एस, इस तरह से हम एफ एस को क्यों ले रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन। दूसरा देखो, मैंने बोला कि देयर विल बी टू नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द पॉइंट बी एंड ऑल्सो पॉइंट ए। बट मान लो कि ये सिस्टम ना, ये जो सिलेंडर है, ये सिस्टम आगे को चल पड़ा, हल्का सा चल पड़ा, यानी वो चला नहीं है, वो मतलब एट जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग पे है। तो जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग पे इस पॉइंट ए पे क्या प्रेसिंग इफेक्ट रहेगा, वहां पे तो कोई प्रेसिंग इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा उठ जाएगा। तो यानी यहाँ पे कोई प्रेसिंग इफेक्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं आएगा। ये बात समझ पा रहे हो आप कि एक नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है, वो भी वहां पे डेवलप नहीं होगा। तो वी कैन राइट इन वर्ड्स
कि व्हेन द सिलेंडर बोल लो, इसको व्हील बोल लो, कुछ भी बोल लो, व्हेन द सिलेंडर इज जस्ट इन अ पोजीशन टू मूव आउट फ्रॉम द डिच, फ्रॉम अ डिच, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एट दैट इंस्टेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज जो नॉर्मल रिएक्शन आना था ए से, दैट इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ कि नहीं। द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ए विल बी इक्वल टू 0। अगर जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रेसिंग इफेक्ट क्या हो गया। वहां पे प्रेसिंग इफेक्ट क्या है, प्रेसिंग इफेक्ट विल बी इक्वल टू 0 एट पॉइंट ए, राइट। अब आरबी को ड्रॉ करते हैं। आरबी ड्रॉ नहीं किया था ना अभी तक, इसको आरबी को ड्रॉ करते हैं। तो इस आरबी को मैंने अभी बताया कि इस आरबी को यहीं से पास होना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज आरबी, दिस इज आरबी, क्योंकि पॉइंट बी पे ना, तो रिजल्टेंट आरबी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आरबी कैन बी रिटन एज एनबी प्लस एफ एस, लिख सकते कि नहीं। तो या फिर जो आरबी है इट कैन बी रिटन एज इफ टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एट पॉइंट बी इज आरबी, राइट। इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितने फोर्सेस आ गए, ये दोनों तो रिजॉल्व हो गए, ये दोनों तो कंपोनेंट है आरबी के, तो हमारे पास 3 फोर्सेस आ गए। वी कैन राइट देयर आर ओनली 3 फोर्सेस एंड दीज फोर्सेस आर नाउ, सिलेंडर पे लगने वाले 3 फोर्सेस कौन से हैं, दैट इज डब्ल्यू पी मिनिमम एंड आरबी, राइट। these are the three these are the three forces these are the three forces are there। और फॉर इक्विलिब्रियम, अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे होना पड़ेगा तो जो एफ एक्सटर्नल फोर्सेज है यानी वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड बी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं, डब्ल्यू प्लस पी मिनिमम, राइट। हम क्या लिख सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम एफ एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये 3 फोर्सेज क्या है, इन सबका वेक्टर एडिशन दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0, राइट। इन सबका वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डब्ल्यू पी मिनिमम एंड आर बी मस्ट बी कॉन्करेंट। इतना तो बोल ही सकते हैं कि दे शुड बी कॉन्करेंट, मस्ट बी कॉन्करेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट, दैट इज फॉर इक्विलिब्रियम हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम ये 3 फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं जिस डायरेक्शन में ये है। तो जो डब्ल्यू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं, डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर जब मैं यहाँ पे लॉ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो हेड टू टेल होगा ना, हेड टू टेल, हेड टू टेल। तो मैंने डब्ल्यू ये लगा दिया। आरबी क्या है, एक आरबी इस डायरेक्शन पे, तो इसके हेड से दूसरे का टेल। और पी मिनिमम क्या है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ऐसे देख के, डब्ल्यू क्या है डाउन, यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, डब्ल्यू क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आरबी क्या है, आरबी क्या है, दैट इज ये इस डायरेक्शन में, और ये क्या है पी मिनिमम। तो पी मिनिमम क्या कैसे बना सकते हैं, डब्ल्यू के हेड से पी मिनिमम का टेल, ये मैंने पी मिनिमम बना दिया। अभी मैं फोर्स पॉलीगन बना रहा हूँ ना, तो फोर्स पॉलीगन में अगर मैं आरबी लूँ तो आरबी जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। आरबी मतलब ये सीधा होगा बिल्कुल, तो ये इसका फोर्स पॉलीगन होगा। ये एंगल क्या है 90, ये एंगल क्या है, अगर हमें ये एंगल मिल गया ना, मान लो ये एंगल हम अल्फा लेते हैं, ठीक है, ये एंगल मिल गया तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं पी को भी, राइट। हम पी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज टेन, टेन क्या होगा डब्ल्यू अपॉन पी, पी मिनिमम, और पी मिनिमम और अल्फा भी मिल जाएगा हमें। डब्ल्यू तो हमें पता है ना ऑलरेडी, दैट इज 1000, राइट। तो ये अल्फा फाइंड आउट करना है। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली अल्फा क्या है, आरबी का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है, आरबी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हमारे को अल्फा है, दिस इज एंगल। तो आरबी का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा एंगल, ये पूरा एंगल क्या है दैट इज अल्फा। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज आरबी, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 3.5। और ये क्या है, ये पॉइंट में अगर जो एम ले लूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है दिस बी एम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर जो मुझे अल्फा फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा
दैट इज 3.5, ये डिस्टेंस है ना 3.5 डिवाइडेड बाय BM। तो इस BM को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे, पर BM को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल से। कर सकते कि नहीं? कर सकते ना। ये क्या है? दैट इज 1.5, और यहां से लेकर यहां तक दिस इज रेडियस, ये तो रेडियस है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं BM को कैसे निकाल सकता हूँ? अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको, है ना। अब मैं नीचे लिखता हूँ सारा कुछ। दिस इज W, ऊपर मैंने बना दिया ना इसका फोर्स पॉलीगन, ये हो जाएगा P मिनिमम। नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से मत बनाना, ये हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, राइट। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, दैट इज P मिनिमम, ये हो गया। और लास्ट है RB, यहाँ से कनेक्टेड ये RB, ये हमारा कंप्लीट हो गया फोर्स पॉलीगन, राइट। अब जो एंगल है दैट इज 90 एंड दिस इज अल्फा, एंड ये क्या हो गया RP। एक के हेड से दूसरे के टेल से, एक के हेड से एक का हेड दूसरे का टेल, तो ये क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था वो, ऊपर देखते हैं कौन सा ट्रायंगल है वो। तो ये क्या है OB, और ये वाला क्या है दैट इज M। तो OMB को क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल OMB बाय पाइथागोरस थ्योरम BM विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। 2 का क्या होता है 4 स्क्वायर, माइनस कितना होता है 2.25 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 1.75 हो जाएगा ना। और अंडर रूट ऑफ 1.75 विल बी, अंडर रूट ऑफ 1.75 विल बी 1.32, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा BM का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.3228, राइट। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू इन मीटर्स। तो BM की वैल्यू मुझे पता लगी। अगर जब BM की वैल्यू मुझे पता लगी तो मुझे क्या पता है, जो tan है, यहाँ पे ऊपर चलते हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ tan, ये वाले एंगल को देखो आप, ये पूरे एंगल को, ये पूरे ट्रायंगल को देखो, सॉरी, इस पूरे ट्रायंगल में 3.5 डिवाइडेड बाय B विल बी tan अल्फा, और tan अल्फा को निकालने के लिए BM हमें पता चाहिए था, और BM कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 1.3, दैट इज इक्वल टू 1.3228, राइट। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स विल बी 1.3.5, tan इनवर्स 3.5 डिवाइडेड बाय 1.3228 डिवाइडेड 228, वैल्यू आ गई 69 पॉइंट। इसकी वैल्यू नीचे लिख देते हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए मैं ऊपर लाया था आपको, ठीक है ना। पता लग गया ना कौन सा वाला एंगल की बात कर रहे हैं, कौन सा ये, इट्स CM and B in triangle CM and B, राइट। हमें क्या बताया कि tan अल्फा इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय BM, विच इज 1.3228। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 69.296 डिग्री, राइट। तो हमारे को अल्फा पता चल गया। अगर जो अल्फा पता चल जाएगा तो हम P मिनिमम निकाल सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली हम P मिनिमम निकाल सकते हैं। यहाँ का tan अल्फा क्या हो जाएगा, इस वाले उसमें देखो, फोर्स पॉलीगन में देखो, tan अल्फा विल बी इक्वल टू W डिवाइडेड बाय P मिनिमम, राइट। W क्या है 1000, अल्फा क्या है 69, तो tan अल्फा दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय tan 69.296 विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू P मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 377.94.9482, राइट। तो P मिनिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास इन न्यूटन्स। तो लग गया पता कि P मिनिमम कैसे फाइंड आउट किया हमने। कोई प्रॉब्लम है किसी भी जगह पे तो उसको दोबारा से देखो, और अगर जो एंगल्स में प्रॉब्लम है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो ये क्वेश्चन था हमारा जहाँ पे एक डिच में फंसा हुआ सिलेंडर है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली कौन कौन सी फोर्सेज हमारी बच गई और कौन कौन सी फोर्सेज हमने निकाल लिया, हमने P मिनिमम निकाल दिया, यस P मिनिमम आ गया, कितना आ गया 377.9482, ये P मिनिमम आ गया। W क्या था 1000, और RB निकाल दिया, नहीं RB NB एंड FS बच गया। तो ये तीन फोर्सेज निकाल लेते हैं, क्या क्या बच गया RB, थ्री फोर्सेज कौन कौन सी बच गई, RB बच गई विच इज इक्वल टू क्या है NB प्लस FS। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। RB क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स एट B, लिख सकते कि नहीं। तो RB को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमारे, हम RB इसी फोर्स पॉलीगन में बात करेंगे जैसे, तो W तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दिस इज P मिनिमम
और ये क्या हो जाएगा आर बी। ओके, और ये क्या है अल्फा एंड 90 डिग्री। तो वी कैन राइट साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन आर बी। साइन अल्फा क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन आर बी, डब्ल्यू क्या है 1000, साइन 69 पॉइंट समथिंग समथिंग क्या था 69.296 तो क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय साइन 69.2962 विल बी इक्वल टू 1069 एंड 1000 एंड आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर बी विल बी इक्वल टू 1069.0378 न्यूटन। ओके, ये हमारे पास आरबी की वैल्यू आ गई, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स एट पॉइंट बी। अब हमारे को क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। आरबी हमारे को वैल्यू पता लगी ना कैसे निकाली, आरबी की वैल्यू हमने सिंपली फोर्स पॉलीगन में लिया और हमने उसको साइन रूल से साइन की फॉर्म में से आंसर निकाल दिया। अच्छा कौन सा बचा, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन at B, that is NB and FS will be equals to, तो हमने क्या बोला, दोबारा से डायग्राम यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो डायग्राम क्या था, ये हमारा सर्कल था और ये डिच, एक नॉर्मल रिएक्शन आर बी यहाँ से आ रहा था और वेट जो है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। ये पूरा एंगल हमें पता है ना, पूरा एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, ये पूरा एंगल अल्फा है क्योंकि आर बी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना था अल्फा, और ये हो गया पी मिनिमम। आर बी की वैल्यू पता चल गई, लेकिन यहाँ से निकल रहा था इसके सेंट्रॉइड तक एन बी, दिस इज एन बी, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। और एन बी और आर बी के बीच का अगर जो मुझे एंगल पता लग जाए ना, तो मैं आर बी का कॉस कॉम्पोनेंट क्या बोल सकता हूँ, मान लो ये मैंने फाई लिख दिया, इट्स फाई, आर बी का फाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा दैट इज एन बी, और आर बी का साइन कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा दैट इज एफ एस। तो मुझे बस फाई निकालना है, और इस फाई को निकालने के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए, छोटा एंगल। तो ये वाला एंगल, ये वाला गैप कितना था दैट इज 1.5, और बी एम भी पता है हमारे को, तो बी एम कितना था दैट इज 1.3228, राइट। तो हम क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, दैट इज टेन बीटा, ये फाई है तो इसको मैं बीटा लिख देता हूँ। समझ आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये वेट ऐसे है डाउनवर्ड, आरबी का हॉरिजॉन्टल यहाँ पे तो एन बी था, ये एन बी है, और एन बी का यहाँ से लेकर यहाँ तक है आर बी। अगर जो ये आर बी और ये डब्ल्यू है राइट, और ये है आर बी का हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है और बीच से जा रहा है एन बी, तो ये वाला एंगल मुझे पता लग जाएगा, तो मैं आर बी के कॉम्पोनेंट से इसका आंसर निकाल लूंगा। लेकिन मुझे ना नीचे वाला एंगल भी पता होना चाहिए, तो ये नीचे वाला एंगल क्या है, मैंने बीटा की तरह इसको ट्रीट किया है। तो इस बीटा को फाइंड आउट करने के लिए मैं किसको देखूंगा, दैट इज ये पॉइंट कौन सा है बी, ये क्या है ओ, ये क्या है एम। तो मैं ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी में क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि टेन बीटा विल बी इक्वल्स टू, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी दैट इज 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय बी एम, और बी एम के लिए 1.3228, तो tan इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 1.33, तो बीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, बीटा की वैल्यू आई है 48.5920, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 48.5920, राइट। तो हमारे को क्या पता है, अगर जब हम बीटा को, अगर जब हम फाई ढूंढना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे कि नहीं। देखो यहाँ ऊपर ही देख लो बेशक, ये एंगल क्या है, अगर जब मैं क्लियरली बनाऊं तो ये एंगल है अल्फा, लेकिन बीच से जा रहा है क्या एन बी, जो कि इसके रेफरेंस पॉइंट, इसके जो ओ पॉइंट से जा रहा है दैट इज डब्ल्यू, तो ये एन बी है। मैंने बोला ये वाला एंगल अगर जब मैं ढूंढ लूँ ना, तो ये एंगल क्या मैं फाई ढूंढ लूँ, तो मैं आर का जो भी कॉम्पोनेंट्स है तो उससे मैं आंसर निकाल लूंगा। तो ये वाला एंगल मैंने बीटा बोला, मेरे को बीटा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा से अगर जो मैं अल्फा से बीटा को माइनस करूँ तो मेरे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। और यही चीज मैंने नीचे लिखी है कि अल्फा इज इक्वल्स टू, सॉरी फाई इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा क्या हो जाएगा
दैट विल बी इक्वल टू 69.2962 डिग्री माइनस 48.5920 डिग्री। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 20.7042 डिग्री। तो फाई मुझे मिल गया है। अगर जो मुझे फाई मिल गया है ना, तो मैं आरबी का क्या निकाल सकता हूँ? यहाँ पे मैंने लिखा था, क्या लिखा था कि आरबी का जो कॉस कॉम्पोनेंट होगा फाई के साथ वो क्या होगा? एनबी। और आरबी का साइन के साथ जौन सा भी कॉम्पोनेंट होगा दैट इज एफ एस। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ कि एनबी अगर जो मुझे निकालना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू आरबी कॉस थीटा। और आरबी हमने ऊपर निकाल दिया। आरबी की वैल्यू कितनी है? 1069.0878 और कॉस और अल्फा लगा देंगे और एनबी आंसर आ जाएगा। तो एनबी की वैल्यू क्या निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू 1069.0878 मल्टीप्लाई बाय साइन दैट इज 20.7042 डिग्री। और एफ एस क्या हो जाएगा? 1069.0878 इंटू कॉस 20.7042 डिग्री। अब इन दोनों की वैल्यू निकालो। तो एक वैल्यू तो आ गई, दैट इज एफ एस 377.9512 न्यूटन। और दूसरी वैल्यू क्या है? एनबी की वैल्यू आ गई। ओ शायद गलत हो गया। एनबी जो है वो तो कॉस का है ना, यहाँ पे गलत लिख दिया। नहीं आंसर तो सही था इसका। अच्छा यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर में लिखा है कॉस, इसका क्या था? साइन। इसका आंसर सही है 377.9512। यहाँ पे आ जाएगा कॉस, यहाँ पे गलत हो गया था। तो 1069.0878 कॉस दैट इज 1000 न्यूटन्स। तो हमने एनबी भी निकाल दिया और दोनों कंपोनेंट भी निकाल दिए। इनके आंसर आगे कौन से? एक का आ गया 1000, एक का आ गया 377.9512, साथ में इसकी यूनिट्स लिखो दैट इज एनटी, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने सारी फोर्सेस निकाल दी है। तो यहाँ पे गलती हो गई थी मेरे से ना कि मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया था। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ओके। आपको एंगल्स का निकालना आना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी सारे ऐसे पॉइंट्स है जैसे कि इस एफ एस की डायरेक्शन, राइट, और डिच से निकलने वाला पी मिनिमम। पी मिनिमम भी तो हमें फाइंड आउट करना था ना कि पी कितना मिनिमम होगा। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। पर यहाँ पे जो पी मिनिमम है ना, ये हॉरिजॉन्टल है। मान लो कि ये पी मिनिमम जो है, यहाँ पे मान लो कि ये पी मिनिमम जो है ये हॉरिजॉन्टल ना होके ये भी यहाँ पे मतलब ये डब्ल्यू के सामने से निकला। चलो इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। मान लो कि ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे एक डिच है, दिस इज द डिच, और डिच के बाद यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्टेड है एंड दिस इज द रोड। ये क्या है? रोड है, राइट। और डब्ल्यू जो है इसके सेंटर से पास कर रहा है, कर रहा है ना इसके डब्ल्यू सेंटर से पास। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसे ड्रॉ कर देते हैं। डब्ल्यू यहाँ से सेंटर से पास कर रहा है और जो पी है वो भी इसके सेंटर से यहाँ को पास कर रहा है, राइट। एक सेकेंड, पी भी यहाँ से सेंटर को पास कर रहा है। तो जो एन बी है दैट इज पॉइंट बी यहाँ पे। अब मैं ड्रॉ करता हूँ सारी फोर्सेस। दिस इज डब्ल्यू, ये वाली क्या है? ये 0.5 है। ओहो ये ज्यादा बड़ी बना दी। राइट, ये है और यहां से निकलने वाली, मान लो यहां से टच कर रही है इसको, राइट। और ये डिस्टेंस कितनी है? 0.5। सेम क्वेश्चन है, बस पी मिनिमम जो है वो हमने चेंज कर दिया। पी मिनिमम की डायरेक्शन कौन सी है? दिस, ये इसकी डायरेक्शन है। और ये जो एंगल है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये हमें अल्फा दिया है और इस अल्फा की वैल्यू हमें नहीं दी। दिस इज वेट डब्ल्यू, दिस विल बी 1.5। और ये पूरी रेडियस कितना है इसका? गिवन क्या है हमारे को कि रेडियस जो है दैट इज 2 मीटर। डब्ल्यू इज ऑल्सो 1000 जो हमने पहले दिया था। तो यहाँ पे क्या है? अल्फा। अब हमें पता है कि जो स्टैटिक है, एफ स्टैटिक जो है, क्योंकि ये डिच से बाहर निकलेगा, हमें पी मिनिमम निकालनी है, राइट। पी मिनिमम निकालनी है। तो यहाँ पे अल्फा इज नॉट नोन, हमें ना अल्फा नहीं दे रखा। तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? इधर इधर जो डिफिकल्ट पार्ट है ना वो ये है कि हमें
अल्फा का ना वो वाला अल्फा, अल्फा जो हमें निकालना है ना, सॉरी अल्फा जो है विच इज नॉट नोन हमें, है ना, अल्फा की कौन सी ऐसी वैल्यू है, हमें क्या ढूंढना है कि अल्फा की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस वैल्यू में पी जो है वो मिनिमम है, हमें ये ढूंढना पड़ेगा। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, राइट। तो हमें क्या पता है कि दिस इज डब्ल्यू एंड दिस, और बी एम तो हमने निकाल ही चुके थे। बी एम क्या था, दैट इज 1.3228 मीटर, बी एम हमने निकाल दिया था। तो ये हम एक नॉर्मल खींच रहे जो कि इसके रेफरेंस पॉइंट से, जो कि इसके ओरिजिन से जाएगा, लाइक दिस, दिस इज एन बी। अब जो आर है ना, जैसे मैंने पहले बताया था वो कंडीशनल है, आर रिजल्टेंट जो है वो कंडीशनल है। उस केस में जो एन बी था, हमने जो कॉन्करेंट फोर्स निकालने थे वो कहाँ थे, वो इस पॉइंट पे थे, तो आरबी को यहीं से पास थ्रू करना था। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना आरबी को एनबी से ही पास करना पड़ेगा। तो आरबी एनबी से पास कब करेगा, ये भी सोचने वाली बात है कि आरबी एनबी से पास कब करेगा, जब इसका दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी एफ स्टैटिक अगर जो यहां से आ रहा हो तो उसको जीरो होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहां से बाहर को ले लिया तो इस एफ स्टैटिक को बराबर होना पड़ेगा जीरो के, तभी आरबी यहां से पास थ्रू कर पाएगा। और हमें तो थ्री फोर्स कॉन्करेंट सिस्टम ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, और इस पॉइंट ए पे सिमिलर जो हमने पहले किया ना, सब कुछ सिमिलर है कि इस पॉइंट एन पे, ए पे जब भी एट द वर्ज ऑफ मूविंग होगा तो उस केस में प्रेसिंग इफेक्ट एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। प्रेसिंग इफेक्ट एट ए विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हम अगर जिसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, व्हेन द सिलेंडर, सेम ही है जो ऊपर लिखा है, व्हेन द सिलेंडर इज जस्ट in a position to move out from ditch, तो at that instant Na क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। और टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, जो हमने अभी बताई, टोटल एनबी आरबी कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स at point B will be equals to RB, and this RB can be represented as two components, that is NB plus FS. If this is the vector तो ये भी वेक्टर्स हो जाएंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर आपको तो राज की बात पता है वो क्या है कि एफ जो है वो जीरो होना चाहिए तभी तो कॉन्करेंट होगा। तो इन तीन फोर्सेज को, बाकी हम क्या निकाल सकते हैं इससे, अभी कौन सी फोर्सेज है, अब हम तीन फोर्सेज की सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम तीन फोर्सेज है, पी है, क्यू है, ओ क्यू का है, पी है एंड डब्ल्यू है, पी डब्ल्यू एंड आर बी, दीज आर द थ्री फोर्सेज। और इन तीन फोर्स को क्या होना पड़ेगा, कॉन्करेंट। और इन तीन फोर्सेस का जो वेक्टर समीशन है दैट शुड आल्सो बी इक्वल्स टू जीरो। और हमने क्या बताया कि जो आरबी की है, हियर आरबी वेक्टर की जो डायरेक्शन है एंड जो एनबी वेक्टर की डायरेक्शन है, फोर्सेस की जो डायरेक्शन है दैट शुड बी सेम। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एस जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। या फिर लिखो इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स एफ एस इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एन बी इज इक्वल टू आर बी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है अल्फा, अल्फा फाइंड आउट करना है ना हमें। तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम तीन फोर्सेज लेंगे। फॉर एग्जांपल फोर्स पॉलीगन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। तो डब्ल्यू क्या है, दैट इज डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ को है। तो जो आर बी है वो दिस डायरेक्शन में, और जो पी है पी है वो इस डायरेक्शन में, दिस इज पी डायरेक्शन। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पे आ गया, इट्स अ क्लोज लूप पॉलीगन। तो दिस इज डब्ल्यू और ये क्या है आर बी और ये है पी, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है अल्फा, राइट। ये क्लोज लूप पॉलीगन कैसे बनाया मैंने वो भी देख लो। जैसे डब्ल्यू यहाँ पे, आर बी कहाँ को है,
दिस डायरेक्शन को तो मैंने आर बी बना दिया यहाँ से, और पी मिनिमम यहाँ को है तो ये मैंने पी मिनिमम बना दिया, राइट। तो बेसिकली पी मिनिमम का मिनिमम होगा। हमें तो अल्फा की हमें क्या ढूंढना है, अल्फा की कौन सी वैल्यू पे पी का सबसे छोटा मिनिमम होगा, ये ढूंढना है ना हमें। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या सोचेंगे हम, जैसे कि जो आरबी का मैग्नीट्यूड है ना, वो डिसाइड करेगा पी मिनिमम के मैग्नीट्यूड को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज डब्ल्यू, अब मैंने बोला कि आरबी सिर्फ इतना ही है तो पी मिनिमम भी यहां से शुरू होगा। अब मैंने बोला कि आरबी इतना है तो पी मिनिमम भी यहां से शुरू होगा, और अगर जो आरबी इतना बड़ा है तो पी मिनिमम भी यहां से शुरू होगा। तो इस पूरे इंटायर केस में मुझे देखना है कि जो एंगल है ना आरबी एंड जो पी मिनिमम का एंगल है वो सबसे मिनिमम कब है, यानी उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा मान लो मैं कैसे, तो वो मिनिमम कब होगा, तो वो मिनिमम होगा ओनली एंड ओनली जब वो 90 डिग्री पे होगा, तभी मिनिमम होगा। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा कि आरबी और पी मिनिमम के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी मिनिमम कब होगा, जब वो होगा, दैट इज यहां पे लिखता हूं फॉर पी मिनिमम एंगल बिटवीन ए बी आर बी एंड पी मिनिमम विल बी 90 डिग्री, तभी मिनिमम होगा, राइट। तो हमें ये पता चल गया, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन आर बी एंड पी मिनिमम विल बी 90। तो आर बी कहाँ पे है, ये आर बी रहा और ये पी मिनिमम, ये दोनों पी कब मिनिमम रहेगा, जब आर बी और पी मिनिमम के बीच का एंगल कितना है, दैट इज 90, राइट। तो अगर ये 90 है और ये अल्फा है, अल्फा ये कैसे आया, हम इस पूरे क्वेश्चन में देखते हैं ऊपर आर बी, दिस इज पी मिनिमम एंड दिस इज आर बी, तो आर बी और पी मिनिमम के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, दैट इज 90। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी अल्फा। तो आर बी और जो डब्ल्यू है उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, दैट इज अल्फा। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, अल्फा, राइट। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हमने क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा को। तो हम बोल सकते हैं कि साइन, हम बोल सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, वी कैन राइट कि फॉर इक्विलिब्रियम डब्ल्यू पी मिनिमम प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं हम। जहाँ पे हमें क्या पता है कि कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू, अभी हम कॉस अल्फा इक्वल्स टू कैसे करेंगे, जो डब्ल्यू का था वो क्या था, डब्ल्यू का जो गैप था दैट इज 1.5, और जो आर बी है इस केस में एन बी एंड आर बी विल बी इक्वल्स टू 2, क्यों, क्योंकि जो रेडियस है वो क्या है 2। तो हम नहीं बोल सकते कि कॉस अल्फा कैन बी रिटन एज 1.5/2, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1.5/2 1/5.2। तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 1 point, that will be equals to 41, alpha will be equals to 41.4096 डिग्री। तो आंसर निकाल लिया आपने, दैट इज 41.4096। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी मिनिमम। तो हम क्या लगा सकते हैं, साइन अल्फा विल बी पी मिनिमम बाय डब्ल्यू, लग सकते हैं कि नहीं, इसी में इसी फोर्स पॉलीगन की बात कर रहा हूँ मैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइन अल्फा दैट विल बी इक्वल्स टू पी मिनिमम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। और पी मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे अल्फा डालो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय साइन 41.4096, दैट इज पी मिनिमम। और पी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू पी मिनिमम कितना आ गया, पी मिनिमम, ऑलराइट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 66.1, राइट, इज इक्वल्स टू 4395 न्यूटन। तो पी मिनिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास दिस। अगर मुझे इस केस में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो मुझे सिर्फ एनबी का ही निकालना पड़ेगा, बाकी तो मुझे कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसी क्लोज पॉलीगन में, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, दैट इज आर बी अपॉन डब्ल्यू, आर बी अपॉन डब्ल्यू। तो अल्फा कैन बी रिटन एज, अल्फा नहीं, कॉस अल्फा कैन बी रिटन एज 41.4096, ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आर बी की, तो आर बी इज इक्वल्स टू 750 न्यूटन्स, राइट। और आर बी किसके बराबर है, एन बी के, जहाँ पे एफ एस क्या है 0। तो ये सारी वैल्यूज निकाल ली। अगर ये पी मिनिमम जो है
पी मिनिमम हॉरिजॉन्टल ना लग के एक एंगल अल्फा पे लगे, तो उस अल्फा एंगल को पहले निकाल लो और फिर उन सब की वैल्यूज निकाल लो। बस आपको एंगल ही निकालना था, एक एंगल के निकल जाने से और एक फोर्स पॉलीगन को अच्छे से ड्रॉ करने की वजह से, और एक पी मिनिमम। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है पी मिनिमम का, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि हमें पी मिनिमम ढूंढना है, तो पी मिनिमम कैसे ढूंढेंगे हम, मुझे अल्फा के वो वैल्यू चाहिए, मुझे अल्फा की वो वैल्यू चाहिए जिसपे पी जो है, जिसपे पी विल बी इक्वल टू पी मिनिमम। तो जब मुझे वो पता चल जाएगा तो मैंने क्या बोला कि मुझे पी मिनिमम तब मिलेगा जब आरबी का जो पी मिनिमम मुझे तब मिलेगा जब हम मुझे अल्फा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये सारा प्रपंच रचा। लेकिन एक और चीज याद रखनी है कि आरबी का जो मैग्नीट्यूड है ना, दैट विल बी डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ अ पी मिनिमम मैग्नीट्यूड। ओके, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 90। सिर्फ उस 90 एंगल पे ही पी मिनिमम आप मिल सकता है। तो ये जो एंगल है ये फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आना जरूरी है कि आरबी का मैग्नीट्यूड विल डिसाइड, इट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द पी मिनिमम मैग्नीट्यूड्स, राइट। और इन दोनों के बीच में मिनिमम तब आएगा जब 90 है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड ना, फिर और समझ आएगा आपको। मान लो कि यहाँ पे ये है एंड, और यहाँ से एक मास लग गया, मान लो ये वेट है, ठीक है, और ये दो केबल्स है, दीज आर द टू केबल्स, ठीक है। और इसको मैं, इसके आगे जो मैं हॉरिजॉन्टल बोलूँ तो ये हो जाएगी, यहाँ पे वेट लग रहा है डब्ल्यू, ये जो एंगल है दैट इज, मान लो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, और ये एंगल जो है दैट इज गिवन एज 16 डिग्री। तो जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, होगा कि नहीं, साइड टेंशन है और ये थ्री फोर्सेज है, ठीक है। तो इसको T2 एंड दिस इज T1, और ये वेट बी, यहाँ पे हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बी बोलते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट T2 मिनिमम, ठीक है, मान लो थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पे हमें सेम जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना P2 मिनिमम फॉर अ थीटा एंगल, अब हमें किस पे फाइंड आउट करना है कि T2 पे थीटा एंगल, T2 पे हमें थीटा एंगल ढूंढना है। वो थीटा एंगल, वो जो थीटा है ना, उस थीटा पे जो T2 की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल्स टू मिनिमम। तो फॉर दैट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, फॉर दैट पॉइंट या फिर फॉर बी पॉइंट टू बी इन इक्विलिब्रियम, हम लिख सकते हैं, हम एफबीडी बनाते हैं चलो इसका। तो एफबीडी वगैरह बनाएंगे तो वैसे तो यही बन गया यहाँ पे, यही सोच लो आप, दिस इज एफबीडी कि T2 यहाँ पे, T1 यहाँ पे, दिस इज थीटा एंड दिस इज 60। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या बोल सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम हम सिर्फ यही चीज बोल सकते हैं कि जितने भी फोर्सेज है दैट इज T1 T2 एंड W, दीज ऑल फोर्सेज शुड बी इक्वल्स टू जीरो। इक्विलिब्रियम के लिए हमें यही फाइंड आउट करना था ना। पर यहाँ पे जो कैच है जो वो अभी मैं बताऊंगा, दैट इज अगर जो हम फोर्स पॉलीगन बनाए, अगर जो हम फोर्स पॉलीगन बनाए, फोर्स पॉलीगन अगर जो मैं बनाऊं तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करा है, इसका जो वेट है दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और T1 क्या है, T1 दिस डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ से बना सकते हैं T1, ये मान लो मैंने T1 बना दिया, ठीक है। और T2 बचा क्या, लास्ट वन फ्रॉम दिस, और ये इसका क्लोज पॉलीगन बन गया। ओके, दिस इज द क्लोज पॉलीगन, T2, दिस इज W एंड T। तो यहाँ पे मैं दोबारा से क्या बोल सकता हूँ कि T1 इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। T1 जो है यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर है मैग्नीट्यूड का, किसके मैग्नीट्यूड का, T2 के मैग्नीट्यूड का। फॉर एग्जाम्पल ये वेट W नीचे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करा है, मान लो T1 जो है वो इतना ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से शुरू होगा, अगर जी वो इतना है तो यहाँ से, और अगर जी यहाँ तक है तो यहाँ से। तो इनके बीच का जो मिनिमम एंगल है वो कौन सा होगा, दैट इज 90 होगा ना बच्चे। तो इसके बीच का जो एंगल है दैट इज 90, तभी होगा T2 मिनिमम, अदरवाइज T2 कभी भी मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम होने के लिए T2 को क्या चाहिए, T2 एंड T1 इन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन देम मस्ट बी 90 डिग्री फॉर T2 मिनिमम। तो बस यही कैच है, तो T1 और T2 के बीच में क्या एंगल होना चाहिए, दैट इज 90। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि T2 शुड बी, उस केस में T2 क्या हो जाएगा, मिनिमम। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट पे आ गया, तो लिख सकते हैं हम क्या, फॉर ये हो गया क्या, दिस इज T2, और ये क्या हो जाएगा T1, और ये है वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे क्या लिखा है T2 एंड T1 के बीच, तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, और ये एंगल क्या था हमारे को दिया हुआ 60, और ये एंगल क्या है अल्फा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 180 इज इक्वल्स टू थीटा प्लस 90 प्लस 60, लिख सकते हैं कि नहीं। तो थीटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री, तो बस थीटा ही ढूंढना था हमें, तो ये थीटा विल बी द आंसर, यस।
T2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। यहाँ पे 60 है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए था 90 डिग्री। तो ये पूरा क्या 180 से माइनस कर दो 90 और 60 तो कितना आ जाएगा 30। तो ये है इसका आंसर, राइट।